हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सीनियर तज्ज़ियाकार अनीक नाजी साहब सुनो पाकिस्तान में मौजूद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह उठ के आपको कैसा महसूस हो रहा है? I'm an early riser otherwise भी, हाँ, तो okay. it's always a pleasure. Anyway, हाँ, so ये जो मुल्की सियासत है, जी ये इस सूरत वक्त हाल मेरा ख्याल है जी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नज़रें जिस बात पर फोकस्ड हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान का जी, दौरा करारदाद। जी। अफ़गानिस्तान का। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो आप यूँ कहिए कि उनके शागिर्द और उनका अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है उनमें बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट्स पर इन्फ्लुएंशियल जो तालिब्स हैं वो उनके शागिर्द रहे हैं, उनकी एक इज़्ज़त और मकाम है। ठीक है। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो आज से नहीं बल्कि एक तवील अरसे से आप यूँ कहिए कि तालिबान अफ़गान तालिबान से यानी हमारी जो पाकिस्तान की रियासत है उसमें उनकी नेगोशिएशंस के साथ उनका एक अहम रोल रहा है। आपको याद होगा कि अभी जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और इनको मौलाना डीज़ल कहते थे, जी 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 जी। तो अपनी एक तकरीर में उन्होंने ये बताया था कि उनको जनरल बाजवा ने मना किया है कि इनको डीज़ल मत कहा मत करो। कहा आपको करो। याद होगा जी आपको? बिल्कुल। तो वो भी उसकी वजह उस वक्त भी यही थी कि अफ़गान तालिबान के साथ जो एक नेगोशिएशंस पाकिस्तान की हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान का चूँकि वहाँ पे एक एहतराम है और अगर इस तरह से उनको रेडिक्यूल उस वक्त भी शिकायत ये थी कि अगर किया जाएगा तो अफ़गान तालिबान वो उलट यानी मौलाना फजलुर रहमान जिस वक्त पाकिस्तान के लिए कोई कंसेशंस मांगते थे या गलतफहमियाँ दूर करने की बात करते थे तो उनको आगे से ये एतराज़ नुमा जवाब मिलता था कि आपको तो खुद वहाँ पे डीज़ल कहा जाता है, आप किस लिए वहाँ की, बल्कि वो ये यहाँ तक चले गए थे कि आप हमारे साथ आके मिल जाएं। हाँ। तो ये था वो पस मंज़र जिसमें उनको मना किया गया था कि ये इस तरह डीज़ल लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो उन्होंने कभी इस तरह के बारीकियों पर ज़्यादा गौर नहीं किया। तो ये जो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का वहाँ पे जाना है ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हैं उससे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तशवीश पाई जाती है पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और पाक अफ़गान बॉर्डर के साथ जो मलक्का इलाके हैं, एजेंसीज़ वगैरह, तो जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे मौलाना फजलुर रहमान का रिकॉर्ड पे मौजूद है ये तशवीश, बार बार की तशवीश कि हमलों में इजाफा हो सकता है, दहशतगर्दी में इजाफा हो सकता है। तो ये है वो पेचीदगियाँ जो इस पस मंज़र में हैं और उसके बाद ज़ाहिर है कि इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन जो स्टेट की गवर्नमेंट कोई भी आए, कोई भी जाए, स्टेट पॉलिसीज़ रहती हैं वो। मौलाना का पर्सनल कैपेसिटी में ये दौरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पाकिस्तानी मतलब है कि फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स उनके साथ हैं सही। ठीक। और वो पाकिस्तान के बिहाफ पर जो बात करेंगे वो करेंगे और बुनियादी तौर पे उनके दौरे का मकसद हम सबको उसकी कामयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। वो पाकिस्तान के लिए यानी गलतफहमियाँ जो भी हमारी हैं जी। उनको दूर किया जाए, वो इस पस मंज़र में है और यानी इलेक्शन और इलेक्शन के बाद ये तो बहुत ज़रूरी है। ये इलेक्शंस वक्त पर। एक यानी अहम आप कहिए कि इस पे अब सब देख रहे हैं कि ये ब्रेक थ्रू जी। होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ जो है यानी इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि पीटीआई जो बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है कि उनके Level नॉमिनेशन हाँ जी, पेपर्स रिजेक्ट हो रहे हैं बगैर 76% गालिबन उन्होंने बताया। 76% उनकी एक्सेप्टेंस रेट है, लेकिन उसके बावजूद और जो वो है जो कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अगर तो रियासत लेवल प्लेइंग फील्ड करती या करे तो वो तो फिर ये होगी कि जिस तरह से ऑफिशियल व्हीकल्स पर, पुलिस की व्हीकल्स पर पेट्रोल बम मारे गए सही। और जो सरकारी इमारात के साथ किया गया, अगर तो प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड अगर स्टेट जवाब में करती तो वो तो फिर ये होता कि जहाँ भी पीटीआई का वो झंडा या स्टिकर लगी हुई गाड़ी नज़र आती उन पर वो पेट्रोल पंप फेंके जाते, या ये कि बनी गाला और जमान पार्क के जो जहाँ उसके अलावा जो पीटीआई का ऑफिस है वहाँ पे भी बलवा करके वही हाल किया जाता जो कोर कमांडर हाउस लाहौर का किया गया, तो फिर आप ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है कि जो रियासत के साथ इन्होंने किया रियासत ने जवाब में वो कर दिया। वो तो लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। उनकी जानिब से तो कहा जाता है कि वो कोई एक गिरोह था, वो पूरा पीटीआई तो नहीं हाँ था, जी, वो बिल्कुल। पीटीआई को रिप्रेजेंट तो नहीं करता। अब इस सवाल का जवाब जो है वो आप यूँ कहिए कि एक कैबिनेट ने एक कमेटी कायम की है और वो उनका मकसद अब यही होगा कि वो टू फाइंड आउट कि मास्टरमाइंड 9 मई का कौन था। है? अच्छा, अब जहाँ तक रही बात एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस की, देखिए हम सब देख रहे हैं, हर रोज़ विटनेस कर रहे हैं
कि जो लोग ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को उनकी वापसी नहीं होगी, सही, और वो लोग ये कहा करते थे कि 21 अक्टूबर को ना सिर्फ ये कि उनकी वापसी नहीं होगी, बल्कि अगर नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ गए तो वो टेलीविजन पर बैठ के माफ़ी मांगेंगे। किसी एक ने माफ़ी नहीं मांगी। वो लोग जो ये कहा, और यही लोग जो कहा करते थे कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस नहीं आएंगे, इन्हीं लोगों ने फिर बाद में कहा कि उधर इमरान खान के जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल हुए हैं उसमें उसने खुद साबिक जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने खुद लिखा है कि उनके असासों में 27 करोड़ का इजाफा हुआ है। खुद लिखा है उन्होंने कि उनके जो असासे हैं वो 27 करोड़ का इजाफा हुआ है। यही लोग जो कहा करते थे कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, यही लोग ये नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने के बाद, रिकॉर्ड पब्लिक होने के बाद बयानात दे रहे हैं कि वो जो साहब हैं वो वाहिद वजीर आजम हैं जिनके असासों में कमी हुई है। लेकिन अनीक साहब एक ये भी तासुर जा रहा है ना, आप अंदाजा लगाइए, यानी झूठ किस तरह से दौरे हुकूमत एतमाद में से बोला 27 जाता है। एक ये भी तासुर दिया जा रहा है ना कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होने जा रही है। जैसे मरीम नवाज का भी एक बयान था कि जी इंसाफ के दोनों पलड़े जब तक बराबर नहीं होते तब तक इलेक्शन नहीं हो नहीं सकता। होंगे। तो फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह मरीम से नवाज cases- जब ये बात करती हैं तो मेरा ख्याल है उनका तो पस मंजर जो है वो मुख्तलिफ होता है। वो तो 2018 से कंपैरिजन करती हैं कि सही, जो कुछ उनके साथ हुआ और वही उस तरह की एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जाए, क्योंकि इन्होंने तो उस तरह से हमले भी नहीं किए थे, इन्होंने तो कोई 2018 नॉम ही में नहीं ऐसा किया तो था। नहीं हुआ था। जी 2018 में ऐसा ही हुआ था सेम। 2018 अब में हम बिल्कुल देख जी रहे हैं। आपके सामने है कि वो किस तरह से जब ये वापस आए, किस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया, किस तरह से झूठे मुकदमे जो कि साबित हो गए बाद में, और वो किरदार भी अब सामने आ गया और वो तारीख भी बन गई। तो मरियम नवाज तो बुनियादी तौर पर उस पस मंजर में ये कहती हैं। इससे आगे जो है ना, असल जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि एक तो एक खबर की तरफ मैं आपको एक तवज्जो दिला दूँ कि पाकिस्तान ने अरेबियन सी में पाकिस्तान नेवी ने अपनी सर्वेलेंस को और जो एयर सर्वेलेंस है उसको बढ़ा दिया। अच्छा, ये जो रेड सी की टेंशन सही। हैं वो अब उसका Arabian Sea पे इम्पैक्ट हम पे आना शुरू हो गया है। और ये जब इस तरह की आप एक एक्सेस सिक्योरिटी में जाते हैं तो आपके इल्म में है कि ये ज़ाहिर है कि मुफ्त नहीं होता, इसके लिए जी। एडिशनल बजट चाहिए, इसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है। सो ये अब ये हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट अब इसका आना शुरू हो गया है। सही, सो इसके नतीजे में ऑब्वियसली क्या जो है वो अब आगे होगा। महंगाई ज़ाहिर है कि फ़िलहाल बढ़ती बढ़ेगी। ही दिखाई दे रही है। आज सुहेल वड़ायत साहब का एक कॉलम है जो शाया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि 2 फार्मूले हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त ज़ेर बहस हैं मुस्तकबिल के हवाले से। सही, उनमें से एक फार्मूला ये है कि माजी में जो हम सुनते थे एक 1 पेज थ्योरी, 1 पेज जी, जी। फार्मूला 10 साल का, वो एक फार्मूला जो है वो अब एक अनकहा गैर एलानिया एक 10 साला मंसूबा वो वजूद में आ चुका है। और उसके मुताबिक ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और सारे वही एक नया 1 पेज जिसमें मरकज़ी जो है वो पॉलिटिकल साइड जो है वो नवाज शरीफ के पास होगी और स्टेट तो वही है, अपनी जगह मौजूद है। तो ये एक 10 साला मंसूबा है। एक ऑप्शन ये है कि उस पर चला जाए और उस पर मुस्तकिल चलते हुए, यानी लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं इनको, इसके लिए चूँकि एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, परमानेंस की ज़रूरत है, तो अब एक नया 10 साला वो एक 10 फार्मूला, साल हुकूमत एक ही जमात यानी ये कि 10 साल की एक अंडरस्टैंडिंग होगी। कहने को 2008 यानी ये जो 2024 के बाद 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, कहने को 5 साल बाद एक और दोबारा इलेक्शंस elections होंगे, होंगे। लेकिन वो 10 साल का एक फार्मूला ज़ेर बहस है। ये सुहेल वड़ायच लिखा है, अच्छा, ओके। जो कि मतलब है कि ज़ाहिर है यू कांट टेक हिम लाइटली। और ये बिल्कुल एक बात अच्छा, ये मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी वैसे किया था कि एक नया 10 साला गैर एलानिया वजूद में आ चुका है, एक अंडरस्टैंडिंग वजूद में आ चुकी है। वैसे लेकिन- सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आसिफ जरदारी का बयान मेरे ज़हन में आता है। उन्होंने भी इमरान खान के बारे में वो ये कहते थे कि जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं वो भी कोई 10-12 साला मंसूबा बना के बैठे हुए थे और ये बात ऐसा ही दुरुस्त मंसूबा है, पहले ये भी था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात आपने जो की, जिसका हवाला दिया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ पे 10 महीने के बाद नहीं पता क्या होगा, 10 हफ्ते के बाद नहीं पता क्या होगा, 10 साल वहाँ का 10 साला मंसूबे जो हैं वो कौन सीरियस लेता है। दूसरा जो फार्मूला सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा, जो मेरे लिए नई बात थी, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जो दूसरा फार्मूला ज़ेर बहस है वो है 6 साल का एक फार्मूला। और वो 6 साल का फार्मूला ये है कि उसमें यानी ये जो केयर टेकर्स हैं और ये जो गवर्नमेंट है वो एक टेक्नोक्रेटिक टाइप एक सेटअप हो जिसमें पॉलिटिकल फिर पार्टीज़ की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। और 6 साल जो है वो उसमें फटाफट इसको जो भी आपने गोल्स आपने रखने हैं वो आप एक स्पीड के साथ चलते हुए वो कर लें। तो 5 साल जो एक है सिस्टम, उससे क्या मसला है?
देखिए आप यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपको इसी का गुजारिश पेश कर देता हूँ कि ये जो मामला है ना कि आप 3 साला फार्मूला ले आएं, आप 10 साला कोई पटारी में से कुछ नई चीज़ निकाल लें, 5 साल में नहीं कर सकते आप उसमें से कोई 6 साला निकाल लें, जी हाँ, जो मर्जी कर लें। सवाल सिर्फ एक है कि जब आपने रूल्स ऑफ गेम खुद से सेट किए हैं ना, ये पाकिस्तान का आइन जो है वो भारतीयों ने लिखा है आके, ये अफगानियों ने आके कहा है कि आपका आइन ये होना चाहिए, सही। ये किसी ने बाहर से मुसल्लत कर दिया? जवाब है नहीं। अच्छा, जो आइन आपने खुद बनाया है, हमने खुद बनाया ना, जी हमने खुद दुनिया को ये बताया कि देखिए ये हमारे रूल्स ऑफ गेम होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमने दुनिया को ये बताया है। अब उस पर अगर हम नहीं चलेंगे तो मसाइल होंगे, तो नहीं चले अब तक, नतीजा सामने है, नतीजा सामने Exactly. बिल्कुल। आइंदा भी नहीं चलेंगे, नतीजा मुख्तलिफ नहीं होगा। एग्जैक्टली अच्छा, इसका मतलब यह है कि रूल्स ऑफ गेम जो स्टैब्लिश हो जाएं, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर कोई नहीं है, उसकी बालादस्ती, उस पर चलना, ये है जो आपको कोई ना कोई हमें नतीजा दे सकता है। इसकी 2 मिसालें हमारे हमसाए में मौजूद हैं। ठीक है, एक भारत है जहां पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, दूसरी तरफ चीन है जहां एक पार्टी की आमरीत है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि वो जो एक पार्टी की आमरीत है उसने हैरत अंगेज नताइज दिए हैं, क्योंकि वो चलते रहे हैं उसमें। दूसरी तरफ भारत में पार्लिमानी जमहूरियत है, वहां भी नताइज आपके सामने अच्छे गुज़श्ता आए हैं, 30 साल में तो कमाल कर दिया उन्होंने। ये अलग बात है कि वो एक एंटरप्रेन्योर इंडियन जो है, या एक जो आप कहिए मिडिल क्लास, ये वो है जिसको उसके बाकी वास्ट मेजॉरिटी, आपको हैरत होगी कि इंडिया की जो वास्ट मेजॉरिटी है, यानी एटलीस्ट 10% ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल, वो $2 लेस देन $2 अ डे पर ही गुजारा कर रहा है। और वहां भी हर तीसरा बच्चा जो स्टंटेड ग्रोथ जिसकी हम पाकिस्तान में अब शिकायत करते हैं, बिल्कुल, वहां भी हर तीसरा बच्चा गुर्बत की वजह से स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। बट फिर भी उनके पास उनको एक फ्यूचर नजर आता है, उनका एक वर्ल्ड स्टेज है। पाकिस्तान के हवाले से मेरी गुजारिश वही होगी कि जो भी आप रूल्स ऑफ द गेम स्टैब्लिश कर लें, फिर उस पर चलना होगा। इससे आगे फॉरवर्ड चलें तो जो इकोनॉमिस्ट में छपने वाला आर्टिकल, एक मजमून जो बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस जी है, जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म का, जी जी, उसके हवाले से मैं आपको ये खबर देता चलूँ कि असद तूर ने खबर दी है कि ये जो मजमून है ये उन्होंने खुद लिखा है, अच्छा ये कोई घोस्ट आर्टिकल नहीं था। अच्छा, और ये जो आर्टिकल है ये क्रिसमस से पहले लिखा गया है। और इससे अगली बात ये है कि इकोनॉमिस्ट ने ये जो मजमून है ये लिखने की दावत सिर्फ उन्हें नहीं दी थी, बल्कि ये दावत पाकिस्तान के केयर टेकर सेटअप को भी आई थी, और ये दावत जो है ये नवाज शरीफ को भी कहा गया था कि अच्छा। आपने अगर अपनी राय देनी है तो आप दे सकते उससे पहले तो हमारे पेजेस हाजिर हैं। ये असद तूर की खबर है। हैं। अच्छा, और वाहिद आदमी जिसने उससे फ़ायदा उठाया इस ऑफर से, वो साबिक वज़ीर आज़म थे, सही, बानिया पीटिए। बानी पीटीआई। बिल्कुल, बाकी 2 ये सोए रहे, या इन्होंने मतलब है जवाब नहीं दिया, या इन्होंने मजमून नहीं लिखा। अब ये इनकी जो है आप कहिए कि इन इफेक्टिवनेस थी, ठीक है ना। इन्होंने नहीं लिखा, उसने लिख दिया। तो जब लिखा, एक तो ये बात है कि वो छप गया, तो अब चीखे मारने का हाँ जी, क्या क्या फायदा? फायदा। फायदा, दूसरी बात ये है कि ये जो छपा है, ये भी मैंने 2 दिन पहले पोस्ट किया था, उसका लुब्बे लुबा अगर आप देख लीजिए तो वो बुनियादी बात ये है कि बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में अमरीकी इंतजामिया ने फौजी अड्डे मांगे, हाँ जी, जो कि इन्होंने देने से इनकार इनकार कर कर दिया, दिया। इस वजह से इनकी Absolutely not. हुकूमत हटा दी गई। अच्छा, अब एक तरफ से हम खबरें सुन रहे हैं कि ये जो पार्टी है इसके लोग एस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, और ये बयानात भी दे रहे हैं कि एग्जैक्टली, ये तो इंतजाम भी हमारा है, फौज भी हमारी है, सब कुछ हमारा है, हमारा कैसा झगड़ा। जी, दूसरी तरफ से ये मजमून पब्लिश हो रहा है ओह, जिसमें वो कह रहे हैं कि अच्छा, अब इसका जब आप ये कहते हैं कि फौजी अड्डे अमेरिका ने मांगे जो कि मैंने नहीं दिए, जिसके बाद मेरी हुकूमत गिरा दी गई, तो आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बुनियादी तौर पे अमरीकी मफादात के लिए काम कर रही है। अच्छा, जब वो अमरीकी मफादात के लिए काम कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर पाकिस्तानी मफाद भी शामिल हो, कि अमरीकी और पाकिस्तानी मफाद में काम कर रही है। लेकिन नाजिर इस साहब, मजमून के मुताबिक, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, वक्त खत्म हो गया हमारे सेगमेंट का। इस नेक्स्ट जो निश्चित हम रखेंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। इतनी दिलचस्प गुफ्तगू, मतलब इसको है पूरा मैं करना है। खत्म यहाँ कर दूं कि वो वहीं खड़े हैं पहले दिन से जहाँ खड़े हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली नहीं आई।